कहते हैं ना, सपने वो नहीं जो आप रात को देखें, पर सपने वो जो आपको सोने ना दे। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में जो शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने एक सपना देखा, उस सपने के जर्नी के दौरान बहुत सारी रुकावटें आई, बट सपना इतना अडिग, दृढ़ निश्चय इतना बड़ा कि वो आज जिस मुकाम पर है, उनकी दृढ़ निश्चय और लगन ही है उसके पीछे। हमारे साथ सीजीपीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 21 हासिल करने वाले विजय केवट जी। मैं इनके बारे में बता दूं तो ही वाज वर्किंग एज अ टेलर और ही इज एन इंजीनियर, बट घर की कुछ परिस्थितियां थी जो ये बाहर नहीं जा पाए और बिलासपुर में रहकर ही इन्हें तैयारी करनी थी। ही वाज ओनली वर्किंग मेंबर इन हिज फैमिली अलोंग विद हिज फादर, जो कि एक रिक्शा चालक है। और सबका एक सपना विजय को ऑफिसर बनाना, और आज विजय एक ऑफिसर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत करती हूँ विजय, और बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। विजय, कैसा लगता है जब आप पूरी जर्नी को पीछे एक बार देखते हैं और फिर आज जब देखते हैं एक ऑफिसर हैं आप? बिल्कुल मैम, बहुत फर्क पड़ता है मैम, क्योंकि जिस कंडीशन में मतलब पहले समाज के स्तर पे देखा जाता था तो कोई पूछते नहीं थे, मतलब ना तो शादी में ना तो पार्टी में। आज देखते हैं तो पहले से मतलब घर में आके बैठे रहते हैं कि कब आए ताकि मुलाकात हो जाए। तो एक समाज में अलग छवि बन जाती है। यहाँ तक कि समाज क्या, अपने दोस्तों के बीच में भी अब अगर जाते हैं तो अलग नज़रिए से देखा जाता है मैम। तो समाज, परिवार और ये फ्रेंड सर्कल, वहाँ पता नहीं मैम, कुछ अजीब लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है मैम, क्योंकि जो तमन्ना थी एक गवर्नमेंट जॉब पाने की, वो आज पूरी हो गई है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको डिफाइन किया कि बहुत अजीब लग रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। एकदम से एस्केलेट हुआ है वो जर्नी से इस जर्नी की तरफ। मुझे थोड़ा सा बताइए पूरी जर्नी जो रही है। कैसे इंजीनियर बने आप? घर की परिस्थितियां क्या थी कि आपको टेलर का काम करना पड़ा? पिताजी भी आपके एक रिक्शा चालक थे, बहुत बहुत मेहनत करते थे। फिर ये पूरी जर्नी आप बताएं। जी मैम। मेरा नाम तो पहले तो मूलतः विजय केवट है। मैं तखतपुर जिला बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गवर्नमेंट स्कूल तखतपुर से ही हुई। उसके बाद मैंने 2012 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी से 2016 में पास आउट किया। उसके बाद मैंने 2017 से सिविल सेवा की प्रिपरेशन में लग गया। 17 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें प्री क्लियर हुआ, परंतु मेंस क्लियर नहीं हो पाया। 18 में फिर से मैंने प्री दिया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, 18 में फिर मेंस क्लियर नहीं हुआ। 19 और 20 तो उसमें प्री क्लियर हुआ, 19 में भी, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ। फाइनली 20 में जो है मुझे मेंस में ही सफलता हासिल हुई, इंटर में भी सफलता हुई और फाइनली 21 रैंक हासिल करके आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर नियुक्त हूँ। इस बीच हालांकि थोड़े ऊपर नीचे होती रही परिस्थितियाँ, क्योंकि घर के हालात अच्छे नहीं थे, तो मैं कक्षा 5वीं में ही घर से थोड़ा-सा भाग गया था और इस बीच जनरल दुकान में कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया था। पापा को पता नहीं रहता था कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ कह के, क्योंकि हमारे जो स्कूल है वो 7 से 11 बजे तक लगती थी और मैं 12 बजे दुकान चले जाता था और पापा आते थे 8 बजे, तो मैं उनसे पहले 1 घंटे पहले 7 बजे फिर से वापस आ जाता था। क्योंकि लगे मत, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरा लड़का ताकि काम करे और कुछ ऐसे कंडीशन पड़ जाए कि फ्यूचर में भी काम करते ही रहे। वो पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा कहीं न कहीं घर में कमी है, उस कमी को मैं पूरा करने के लिए पार्ट टाइम मैं जनरल दुकान में काम करने लगा। इसी बीच फिर मैं 9th क्लास से फिर मैं ट्रेडिंग का काम स्टार्ट किया और जनरल दुकान को छोड़कर, और रिज़ल्ट आने के 30 अक्टूबर तक तो फिलहाल मैं ट्रेडिंग का काम ही करता था। इस प्रकार वैसे मेरी यानी कि हिस्ट्री जो रही है। आपके पिताजी का सपना था उसको आपने पूरा किया। अ, अब जी, आपने बहुत ही एक अलग सी बात बताई कि कक्षा 5वीं में आप घर से भाग गए थे और यू स्टार्टेड वर्किंग इन अ जनरल स्टोर। वो मैच्योरिटी इतने छोटे बच्चे में कैसे आई और वही मैच्योरिटी कैसे कैरियर रही आगे तक? अ मैम, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एडमिशन हुआ था तो सरस्वती शिशु मंदिर में मैम मुझे भर्ती करा दिया गया था। तो कक्षा तीसरी की बात है, फीस देने के लिए लास्ट टाइम में पैसा नहीं हुआ करता पापा के पास। तो फीस के नाम से मुझे नेक्स्ट कक्षा 4 में प्रमोट नहीं किया गया कि जब तक आप फीस नहीं ला के दोगे, आपको अगला कक्षा में आपको नहीं दिया जाएगा एडमिशन करके। तो मैंने इस चीज़ को देखा मैम कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है।
इसके नाम से पिताजी को स्कूल पे रिक्शा चलाना पड़ गया मैं। तो इसके नाम से फिर मैंने फाइनली देखा कि नहीं, नहीं हो सकता फिर पापा से भी, तो मैंने फिर पार्ट टाइम फिर काम करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया। विजय, आप काफी ब्राइट थे, आपने बोर्ड में टॉप किया, फिर आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, केमिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद फिर ये ऑफिसर बनने का सपना कब देखा? जी मैम। मैम मेरे पड़ोस में एक चाचा रहते थे, राकेश देवांगर, जो कि 2014 बैच में नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। तो उनसे एक गाइडलाइंस मिला कि आप इंजीनियरिंग को छोड़कर सिविल सेवा में अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा है और तेरे लायक बहुत अच्छा है, ऐसे करके फिर चाचा बताए फिर। तो मैंने एक सिलेबस रीड किया और मुझे भी लगा कि हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ इसको आगे से। तब मैंने फिर 2017 से फिर सिविल सेवा की प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने। विजय, आप एक इंजीनियर थे, फिर आप टेलर का काम कैसे करते थे? ये कब सीखा और तैयारी कैसे करते थे? मैम, टेलरिंग का काम तो मैं 2009 से स्टार्ट कर दिया था, जब मैं स्कूल में हुआ करता था। तो 12 बजे स्कूल जाया करता था, वहाँ से फिर 2-3 बजे आकर फिर मैं टेलरिंग का काम करता था। टेलरिंग के बाद फिर मैं रात में 8 बजे आता था, तो खाना-वाना खा के फिर से 4-5 घंटे जो टाइम मिलता था, उसमें पढ़ाई करता था। सुबह फिर से वही 6-7 बजे उठकर 2-3 घंटे वहाँ पढ़ के फिर से स्कूल जाना। ये रूटीन चलते रहता था स्कूल टाइम में। उसके बाद कॉलेज टाइम में भी वही हुआ मैम, कि जो सुबह टाइम था उतना टाइम पढ़ना होता था, उसके बाद कॉलेज जाना, उसके बाद शाम में आके फिर टेलरिंग का काम। क्योंकि मैम आने-जाने के लिए और कुछ भी जो फीस लगता है, कोचिंग मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल, उसके लिए मैम निकालना जो बहुत ज़रूरी होता है। तो हालाँकि स्टडी के दौरान जो है, मैं जैसे टाइम आता था एग्ज़ाम के टाइम में, उस टाइम में थोड़ा-सा पहले 1 आध महीने पहले टेलरिंग का काम थोड़ा-सा ब्रेक करता था, ताकि मैं अच्छे से कॉन्संट्रेट कर पाऊँ पढ़ाई के दौरान। तो इस प्रकार मैं करता था। विजय, आप जो एक खुशी के साथ ये जो जर्नी को आप बता रहे हैं, हम सभी के साथ बाँट रहे हैं, वो स्माइल ही आपकी एक सबसे बड़ी ताकत रही है कि कितनी भी परिस्थितियाँ आ जाएँ, कैसी भी रहें, आप उसका डट के सामना करेंगे और आपने किया भी। हाँ जी, मैम। हालाँकि मैम कुछ ऊपर-नीचे हो गया था, मैं 2 बार से जैसे ही प्रीलिम्स के बाद मेंस क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा एक बार कि लाइन चेंज कर लूँ, सिविल सेवा मेरे से नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना मैं जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो पद निकलता है या शिक्षाकर्मी वगैरह निकलता है, इसकी वैकेंसी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा निकलती है ना, तो क्यों ना मैं बीएड वगैरह कर लूँ, एक ऐसा भी मन में आ गया था। हाँ, लेकिन फाइनली लगा कि आप कंटिन्यूअसली या लगातार आप बने रहोगे ना, तो आज नहीं तो कल के डेट में सफलता ज़रूर मिलेगी। इस चीज़ को मैं फेस किया हूँ मैं। मुझे कई सारी चुनौतियाँ थी, एग्ज़ामिनेशन भी क्लियर नहीं हो रहा था। कैसे माइंडसेट को अ, स्टेबल रखा कि ठीक है, करते हैं जब तक करना है। कभी भी आपने बताया कि एक हो रहा था, एक दिमाग में आ रहा था कि चलो ठीक है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का भी फॉर्म भर देते हैं, बट कैसे इस जर्नी में सस्टेन रहे अभी तक? जी मैम। पहले तो मैम 2017-18 में मैं घर से तखतपुर से ही प्रिपरेशन करने लगा। 19 में भी कोविड लॉकडाउन के टाइम में मैं घर से ही एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना पहले बात तो मैम बहुत ज़रूरी है। हम स्टडी पार्टनर हुआ करते थे, तो लॉकडाउन के समय था मैम, तो कुछ टारगेट बेसिस पे पढ़ाई करते थे कि आज इतना पढ़ना है, आज इतना पढ़ना है और रात में जो भी पढ़ते थे उसको एक-दूसरे से डिस्कस कर लिया करते थे। तो कोविड के टाइम में बहुत अच्छा हुआ मैम प्रिपरेशन। उसके बाद फिर 20 में मैम जब 19 का मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो मैं एकदम हताश हो गया क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी भी हो गई थी, उसके बावजूद मेंस क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर मैंने फाइनली तखतपुर से अपना बिलासपुर एकदम शिफ्ट हो गया और ये सोचकर कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं घर नहीं आऊँगा करके। तो जब मेंस का भी रिज़ल्ट आ गया, तो भी मैं घर में नहीं बताया था कि मेरा मेंस क्लियर हो गया करके। जब फाइनली रिज़ल्ट आया, तो भी मैं घर में बताया कि मेरा सिलेक्शन इस वक़्त हो गया है। तो एक मैंने छोड़ा मैम होली, दिवाली ये सब ना मनाने की। तो ना तो रक्षाबंधन में मैं घर आया था ना मैं होली में घर आया था मैं। सिर्फ़ उस टाइम फाइनली फ़ोकस कर रहा था मैं पढ़ाई में। और ऑफ़िसर बनने के बाद आपके घर में मुझे पूरा विश्वास है कि हर दिन ही एक त्योहार है। हाँ, जी मैम, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया था मैम वो दिवाली के 1 हफ़्ते पहले ही आया था मैम, तो हमारे लिए डबल दिवाली का जोक पड़ रहा था और खुशी के आँसू आ गए थे मैम घर में फिर। विजय, आप टेलरिंग का भी काम करते थे, आप तैयारी भी कर रहे थे। अ, कैसे टाइम मैनेज करते थे? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि इतना बड़ा सिलेबस है कि अ, इधर-उधर आप बहुत मुश्किल होता है अगर आप कुछ और भी करते हैं तो, और बहुत मेहनत लगती है अगर आप साथ-साथ जॉब कर रहे हैं और
आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया? जी मैम, इस तैयारी के लिए तो मैम एक कंटिन्यूटी बस चाहिए। और आप अगर सिलेबस को देखें तो एक बृहद सिलेबस ना होके एक विस्तृत सिलेबस है। और आप अगर कंटिन्यूअसली 5 से 6 घंटा तैयारी ही करते हैं, आप इतने सीरियस होके, तो आसानी से कर सकते हैं मैम। मैंने यही किया मैम। सुबह मेरे को जो टाइम मिलता था 3-4 घंटे मैं सुबह अपना उठ कर पढ़ देता था। उसके बाद खाना ना खा के टेलरिंग का काम करने जाता था। आने के बाद 7-8 के बाद खाना खा के फिर से 4-5 घंटे रात्रि में फिर पढ़ता था। मैंने सिर्फ इतना ही किया मैम। ये है कि बस मैं लगातार बने रहा और फिर आगे फिर ये ऐसे करते थे। कोशिश करते रहे, और हम हमेशा कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और विजय उसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि कोशिश जरूर करें, क्योंकि जिंदगी एक बार है, चांसेस बहुत कम है। इसलिए जो भी चांसेस है उसमें आप अपना 100% दें, और तब तक मेहनत करें जब तक आप मंजिल तक पहुंच ना जाएं, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के बाद नजारा बहुत ही डिफरेंट है। क्यों विजय? जी मैम, क्योंकि एक तड़प होनी चाहिए मैम बनने के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। एक तड़प होनी चाहिए उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि सोच तो सभी लेते हैं। ब्यूटीफुल। अब हम एग्जामिनेशन की तैयारी की तरफ थोड़ा जाते हैं। कैसे तैयारी की? अगर किसी बिगिनर्स है, या फिर किसी जॉब के साथ तैयारी करना है, या फिर कुछ और कर रहे हैं और साथ में तैयारी करना है, तो कैसे कर सकते हैं? जी मैम। सबसे पहले तो मैम, जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए कि सिलेबस में कौन-कौन से सब्जेक्ट है, कौन-कौन से पोर्शन से उसका आना है। दूसरा बात, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए मैम, किस टाइप से पेपर पूछा जा रहा है पिछले 5 सालों में और विगत वर्षों में। उसको बेस बना के आप प्रॉपर्ली बुक से, रेफरेंस बुक से आप पढ़ते जाइए और कंटिन्यू ध्यान रखिए मैम, तो आसानी से आप पेपर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए अगर सीजीपीएससी की बात किया जाए तो प्रीलिम्स के लिए आप ये हो कि अधिक से अधिक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी प्रकार से निडरता ना रहे। इसके नाम से प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। जबकि मेंस के लिए आप रिटन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा माइनस पॉइंट यही हुआ था, क्योंकि मैं पढ़ाई ज़्यादा करता था, लिखने की प्रैक्टिस कम करता था। तो मेंस नहीं क्लियर होने का एक रीज़न ये भी था बहुत बड़ी, कि मेरा जो एग्ज़ाम हॉल में था, वो 3 घंटे के एग्ज़ाम हॉल में मैं पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। तो मैक्सिमम क्वेश्चन छूट जाता था, जिसकी वजह से मेरे नंबर जो कम आता था। तो मैंने फाइनली 2020 में रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है, तो फिर फाइनली सफलता हासिल। विजय, 3 अटेम्प्ट आपने दिए थे, चौथे अटेम्प्ट में क्लियर द एग्जामिनेशन। कैसे गलतियों को समझा, एनालाइज किया और फिर उस पे काम किया, और कौन सी मेजर गलतियां हो जाती हैं नॉर्मली एस्पिरेंट्स से? हाँ जी मैम। मैम, मेरा तो प्री पहले तो क्लियर हो जाता था। मेरी जो दिक्कत आती थी वो मेंस की प्रिपरेशन के दौरान आती थी। मैं मेंस के दौरान जो है रिटन प्रैक्टिस बहुत कम करता था। मैं सिर्फ़ पढ़ाई पे ही ध्यान दिया करता था और बार-बार उसी-उसी चीज़ को पढ़ता था। तो याद तो हो गया था मैम, लेकिन स्पीड जो थी वो बहुत कम थी। और इसके नाम कोविड का टाइम था, कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी जॉइन नहीं किया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेंस के लिए आप घर में रिटन प्रैक्टिस करें। अगर आपकी कोचिंग सेंटर है या फिर कहीं भी एग्ज़ाम होता है जहाँ मेंस का टेस्ट सीरीज़ वगैरह होता है, उसको जॉइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, खूब लिखिए, हर एक पेपर को लिख-लिख के बार-बार देखिए, आप आसानी से पेपर क्रैक कर जाते। इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका कैसा था, और ये आपका पहला इंटरव्यू था क्या? हाँ, जी मैम, ये फर्स्ट इंटरव्यू था मैम। और बहुत ही अच्छा वो माहौल भी था, क्योंकि सोनवानी सर का बोर्ड मिला था। और हालाँकि थोड़ा डर भी था, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू भी था, तो थोड़ा स्टार्टिंग में डर लगा। फिर उसके बाद एक पॉज़िटिव माहौल मिल गया और मैंने क्वेश्चन को अच्छे से डील किया, तो हो गया मैम फाइनली तो। क्वेश्चन भी अच्छे-अच्छे थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अ, थोड़ा-थोड़ा ऊपर-नीचे हुआ, हालाँकि बिलासपुर के बारे में भी पूछे और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन थे, तो फाइनली डील हो गया। विजय, कहते हैं ना, पर्सनालिटी टेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ऐसा कोई वाक्य आप जो हमेशा पर्सनालिटी टेस्ट का याद रखेंगे अपनी पूरी लाइफ? हाँ जी मैम। क्योंकि इंटरव्यू के दौरान मैम ये चीज़ देखा भी गया था कि क्वेश्चन भी पूछा गया था मैम कि आपको डिप्टी कलेक्टर अगर आपको बना दिया जाए, तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं या कमी है जो आप पूरा करना चाहोगे अपने शहर में? तो इस पर मैंने कुछ-कुछ अच्छा आंसर भी दिए थे, जिस पर सर बहुत खुश भी होते और गुड भी बोले थे। तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ कह के। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। जी।
मुझे किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? स्टडी आईक्यू से मैं तो पहले रेगुलर सबसे सुबह सुबह उठ के स्टडी आईक्यू से मैं करंट अफेयर से पहले रीड करता था, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर जो सर के माध्यम से समझाया जाता है। और आज भी मैं जब भी रहता हूँ तो करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर जो है हर एक एग्जाम में बहुत मायने रखता है मैम। चाहे वो पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे व्यापम के पेपर हो मैम। तो एक जनरल पर्पज से भी आप अवेयरनेस होने के लिए करंट अफेयर आप देखते रहिए। तो स्टडी आईक्यू में इससे बहुत हेल्प की। विजय, कुछ स्पेसिफिक आप स्टडी आईक्यू व्हाट हैज हेल्प्ड यू डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स, आपकी जर्नी में क्या स्पेसिफिकली हेल्प किया, अगर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बता सको? जी मैम। कुछ चीजें हैं, जैसे मैम मैथ्स मैथ्स वगैरह के दौरान मैं सर का वीडियो लेक्चर देखा करता था। तो जैसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन नहीं बनते थे तो मैं रीजनिंग और मैथ्स की प्रिपरेशन भी स्टडी आईक्यू से किया। उसके बाद कुछ संविधान के जो पोर्शन थे जो मुझे समझ में नहीं आते थे, तो मैं स्टडी आईक्यू का सहारा लेता था मैं। और दूसरी बात, मैंने एमए हिस्ट्री से भी किया है, तो कुछ लेक्चरर जो थे हिस्ट्री के लेक्चर के लिए भी मैं स्टडी आईक्यू को हेल्प लिया करता था। We are glad कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके एंड सो हैप्पी दैट यू जॉइंड अस टुडे इन दिस इंटरव्यू सेशन। और आपने अपनी बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी हम सभी के साथ शेयर की। पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जाते जाते आप सभी के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ ऐसे मैसेज छोड़ना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे जो अ, कई कई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, नॉट फेवरेबल फॉर द एग्जामिनेशन और बहुत सारी चुनौतियां हैं, कुछ सभी के लिए कलेक्टिव मैसेज? जी मैम, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, उस लक्ष्य के पीछे आप भागिए। सब कुछ छोड़ दीजिए जब तक उसको अचीव नहीं कर सकते आप। और एक लगन, निष्ठा और कड़ी मेहनत से आप उस पर डेडिकेट होके पढ़ाई कीजिए। आज नहीं तो कल की डेट में आपको सफलताएँ ज़रूर होगी। मेरे तो ऐसा थे, मेरी औकात से बड़ी मेरी जो ख्वाहिश थी, वो थी, और उस ख्वाहिश को पाने के लिए मेरी जो कठिन परिश्रम थी वो थी। इसके पीछे मैंने अपनी मेहनत की और फाइनली सफलता हासिल की। आप भी डटे रहिए, आज नहीं तो कल की डेट में आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। Thank you, Vijay, for joining us, and the entire team wishes you good luck, good health.